बात मत कीजिए। देखिए इनका कुछ एजम्पशन था, ठीक है, उस एजम्पशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। की पॉइंट ऑफ बर्नर थ्योरी, की पॉइंट ऑफ वर्नर थ्योरी। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, metals exert two type of vacancy, या metal are showing two type of vacancy. According to this theory, metal showing how many different type of vacancy? उसी को लिंकेज लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टूडेंट बर्नर का सोचना था कितना टाइप का लिंकेज, दो टाइप का। कौन कौन सा? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। करेक्ट है? तो कितना टाइप का वैलेंसी रहेगा? दो टाइप का। लिखिए प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ देखिए प्राइमरी, ध्यान सुनिएगा, प्राइमरी वैलेंसी पहले समझ लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी का एक और नाम है आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का ही क्या नाम है? मतलब वो जनरली, फॉर एग्जांपल FeCl2, करेक्ट, फेरस क्लोराइड, तो जनरली आपके माइंड में चलेगा कि सर Fe2 प्लस एंड 2Cl माइनस, Fe2 प्लस एंड, इसका मतलब है कि इस मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2Cl माइनस आया। यही हुआ है भैया, राइट। वाटर में डिजॉल्व करेंगे, आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर FeCl2 स्प्लिट या ब्रेक इनटू Fe2 प्लस एंड 2Cl माइनस। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल सेटिस्फाई बाय निगेटिव आयंस, नॉट सेटिस्फाई बाय पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल, करेक्ट। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में क्या रहता है? आयनाइजेबल है, मतलब वो जब सेटिस्फाई करेगा तो पॉजिटिव चार्ज मेटल पे रहना पड़ेगा, करेक्ट है? इसका करेक्ट है ना? और सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आज के डेट में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आज के डेट इनिशियल थ्योरी था, तो जो उनका इनिशियल थॉट था प्राइमरी वैलेंसी को लेकर, वही आज के डेट में हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इसी का नाम क्या हो गया है? इसका मतलब आज के डेट में अगर मेडिकल में ऑब्जेक्टिव आएगा नीट में कि व्हाट द प्राइमरी, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर कि इस मेटल का प्राइमरी वैलेंसी बताइए, तो जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा मेटल का, वही उसका क्या कहलाएगा? प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा, करेक्ट है? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय निगेटिव आयंस, तो निगेटिव आयंस सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो सर पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, और किसी मेटल पे चार्ज अगर जीरो है तो उसका प्राइमरी वैलेंसी जीरो बोलेंगे। क्या बोलना है? जीरो, करेक्ट। तो एक बार लिखिए प्राइमरी वैलेंसी को लेकर, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। द प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी
द प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी satisfy by negative ions, satisfy by negative ions, and which is equal to oxidation state of metal, and which is equal to oxidation state of metal, मतलब सेंट्रल मेटल, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए। तो प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? आयोनाइजेबल वैलेंसी, जो किससे सेटिस्फाई होगा? निगेटिव आयन से। नेक्स्ट लिखिए। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए नंबर ऑफ लिगेंड काउंट करना है या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि समटाइम्स लिगेंड बाइडेंटेड भी होता है, ट्राइडेंटेड भी होता है, राइट। तो सेकेंडरी वैलेंसी, एक मिनट, तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सर्टिफाई? सेकेंडरी वैलेंसी, एक मिनट यहाँ देखिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या आयोनाइजेबल बोले या नॉन आयोनाइजेबल? नॉन। तो सेकेंडरी वैलेंसी को ऐसे ब्रैकेट में देखिए, नॉन आयोनाइजेबल भी लिख लीजिएगा। सही है ना? ऑनलाइन में सर बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं? अब देखिए स्टूडेंट, आयरन का यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी वाला पॉजिटिव होता है, इसलिए +2 मत बोलिए, सिर्फ 2। तो प्राइमरी वैलेंसी में सिर्फ क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट? सही है। और आयरन का सेकेंडरी वैलेंसी 6। यस। अब यहाँ देखिए, इसी में ऑब्जेक्टिव मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पे, यहाँ देखिए सब लोग ध्यान देकर। तो यहाँ पूछा जाएगा कि हाउ मेनी Cn माइनस सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। हाउ मेनी Cn माइनस सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। आंसर क्या होगा? तो Cn माइनस, यहाँ देखिए इस आयरन पे +2 चार्ज था और आप लेकर के कितना गए? करेक्ट। तो इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना खर्च हो गया? 2 Cn माइनस। और इसका प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, राइट। तो इसमें से 6 में से 2 Cn माइनस इसका दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही रहा है, साथ में इसके पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, राइट। और 4 का चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, दैट्स वाई। समझ गया ऑब्जेक्टिव? इसका मतलब आउट ऑफ 6 Cn माइनस 2 Cn माइनस सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। लिख लीजिए इस एग्जांपल में, आउट ऑफ 6 Cn माइनस, समझे बात को? आउट ऑफ 6 Cn माइनस सेटिस्फाई, आउट ऑफ 6 Cn माइनस 2 Cn माइनस, कॉमा देने के बाद 2 Cn माइनस सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस टाइप का आएगा तो बन जाएगा। इसमें इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? फर्स्ट और सेकेंडरी वैलेंसी सेम क्वेश्चन अगर रेज करते हैं तो कितना Cn माइनस दोनों को सेटिस्फाई करेगा? लिख लीजिए।
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, आज के डेट में नहीं, उस टाइम ध्यान सुनिएगा, जिस टाइम पे अभी तो बहुत एडवांस थ्योरी आ गया ना, ये तो जस्ट इनिशियल थ्योरी था। अभी तो VBT आ गया, MOT आ गया, CFT आ गया, राइट, और सब हम लोग को पढ़ना भी है। तो बट उस टाइम पे प्राइमरी वैलेंसी को दिखाने के लिए, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, तो डॉटेड लाइन का यूज किया जाता था, और सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाने के लिए सॉलिड लाइन। एक किसके कन्वेंशन में, वर्नर थ्योरी में। देखिए, इन दिस थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन, इन दिस थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन and secondary valency indicated by bold line। ठीक है, मतलब सॉलिड लाइन। देखिए, मान लेते हैं कि बर्नर के थ्योरी में चीज़ों को ऐसे दिखाया हुआ है। अब तब पूछा जाएगा कितना CL कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट रहेगा, कितना CL कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहेगा। तो भाई ये सिर्फ डॉटेड लाइन बनाया है, करेक्ट। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिर्फ चार्ज को बैलेंस कर रहा है, करेक्ट है। बट ACL क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, और इसको पार्शियल डबल बॉन्ड मत बनिएगा। कुछ तो स्टूडेंट सोचा कि पार्शियल डबल बॉन्ड सर दिखा दिया। तो इस थ्योरी में डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, और डॉटेड और बोल्ड दोनों है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंडरी बैलेंसी का भी काम कर रहा है और प्राइमरी बैलेंसी का भी। और यहाँ पे कितना CL है, 3 CL डॉटेड लाइन से। इसका मतलब इस पर 3 निगेटिव होगा, तो इस पर कितना पॉजिटिव रहा होगा, 3 पॉजिटिव रहा होगा, करेक्ट है ना। दैट्स वाई इसका फार्मूला कोबाल्ट H2O5, 1 CL अंदर और बाकी 2 CL बाहर। समझे यहाँ से। how many water molecules dehydrated, ठीक से बैठिए जगह लेकर, आस पास उधर चले जाइए, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेटेड, क्यों, सर सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है, राइट, तब नॉन आयनाइजेबल है। तो सब यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट नहीं करेगा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेटेड, ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इज व्हाट 0। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा भाई। यहाँ देखिए एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मिलाकर। यहाँ पर अगर एक्सेस लेते हैं तो AgCl मिला हुआ है, क्या मिलेगा AgCl, तो उसका दिया रहेगा, फिर फार्मूला डिराइव करने के लिए था, मतलब ऐसा क्वेश्चन कुछ है। तो अगर एक्सेस ऑफ AgCl लेते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल से हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड आउट। ओके, जो बाहर रहेगा सर वही प्रेसिपिटेट करेगा, जो Cl माइनस जो Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया रहेगा वो AgCl माइनस के फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बन जाएगा। तो व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ, इसका 1 मोल लिए हुए हैं और इसके साथ एक्सेस ले रहे हैं, तो इसका 1 मोल से कितना मोल AgCl मिलेगा, 2 AgCl मिलेगा। कौन सा Cl यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में जाएगा, जो बाहर में रहेगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा या जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा, जो आयोनाइजेबल रहेगा, करेक्ट।
तो ए रहेगा, ए और ए प्रेसिपिटेट होगा, ए प्रेसिपिटेट नहीं होगा। करेक्ट है ना? चलिए ठीक है ना, इसको हटाया जाए। चलिए स्टूडेंट, प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? क्या सेकेंडरी और सेकेंडरी? वेरी गुड। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल का, वही उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट आज के डेट में, राइट। यहाँ पे निकल का प्राइमरी वैलेंसी कितना है? प्राइमरी वैलेंसी 0 रहेगा और सेकेंडरी वैलेंसी 4 रहेगा। In this compound, primary valency of copper satisfied by whom? In this compound, primary valency of copper satisfied by, yes, बाहर का से satisfy हो रहा है, +2 इसका किससे satisfy हो रहा है? ये सल्फेट का 2 माइनस, राइट। एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर, देखिए एक थीम बता दिया गया, अब मेरी मर्जी है कहानी को उल्टा पुल्टा करके जो भी मैं क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ। करेक्ट। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई NH3। यहाँ पे अमोनिया सिर्फ इसका सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई सिर्फ कौन करेगा? निगेटिव आयंस। करेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 2, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 4, और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाई सल्फेट, ये लिख लीजिएगा। दिस वैलेंसी इस कंपाउंड में, दिस वैलेंसी सेटिस्फाई बाई सल्फेट एंड दिस वैलेंसी सेटिस्फाई बाई, लिखिए लिखिए लिखिए, एक हेडिंग बनाएंगे तो सीरीज ऑफ कलर कंपाउंड, सीरीज ऑफ कलर्ड कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ aqueous solution of cobalt chloride and ammonia, series of, yes, series of, भाई मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए सीरीज ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर से ईडी लगा दीजिए, कलर्ड कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ aqueous cobalt chloride विथ अमोनिया। ठीक है। यहां देखिएगा,
इसका क्या नाम था, जिनको फर्स्ट टाइम उनको नहीं याद रहेगा, पढ़िए। कुछ रहा हो ग्रीक वर्ड, लोटस नहीं, दिस वन, चलिए लिख लीजिए। अब इसका आंसर बोलिए, दोनों सेकंड सेम क्यों लिख दिया? तो मैं मिस्टेक नहीं किया है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म होगा, सी शॉर्ट ट्रांस, इसमें सेम फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चर, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, बाद में आइसोमोर्फिज्म में पता चलेगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, बाद में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिएगा कि जहाँ पे अमोनिया Cl- दोनों लिगेंड है, तो जनरली नाइट्रोजन और कार्बन से डोनेट करते तो उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट करते हैं, करेक्ट। तो एक्चुअल में ये था, मतलब ये आपको मैं आज एक ट्रिक बताया कि बाद में इसको पढ़ लेंगे, CFT से डिसाइड होगा कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, बट अभी के लिए अगर Cl- और अमोनिया रहेगा तो Cl- का लिगेंड मतलब लिगेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे दिया रहेगा, तो एक चीज़ तो मैंने हिंट कर दिया कि अमोनिया Cl- के बीच में रेस रहेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। और इसमें वही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इसमें अगर हम लोग AgNO3 एक्सेस लेंगे तो इसका एक मॉलिक्यूल कितना AgCl देगा, प्रेसिपिटेट करेगा, ये ऑब्जेक्टिव आएगा मेडिकल वाले बच्चे, ठीक है, करेक्ट है ना। तो कितना AgCl, 3 AgCl। लेकिन सेकेंड केस में और कोबाल्ट 3+ का कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स है, तो कोबाल्ट 3+ का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, कोबाल्ट 3+ का सेकेंडरी वैलेंसी है 6, कितना है 8, तो किसी का नहीं है भाई, मतलब कितना 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 है, 1 भी नहीं है, 2 3 4 5 6, बाद में पढ़ाएंगे कि मोस्टली 4 और 6 ज़्यादा कॉमन है, ऑड कोऑर्डिनेशन नंबर रेयर होता है, ठीक है। जैसे बाद में 1 बाई 1 कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, बट इसके लिए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो अमोनिया रहेगा बट एक Cl रहेगा, करेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2। एक किस नॉलेज के बेसिस पे कि कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट 3+ का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 6 रहता है, तो 6 तो पूरा करना पड़ेगा, और अमोनिया Cl है तो कौन ज़्यादा, अमोनिया तो डैम से अंदर में रहेगा, तो जो बाकी कम होगा कौन से किससे सेटिस्फाई होगा, Cl से। और यहाँ पे अगर AgNO3 एक्सेस लेंगे तो इसका एक मॉलिक्यूल तो कितना AgCl बनेगा, 2 AgCl बनेगा, करेक्ट है ना। वैसे ही अगर इसका बात करेंगे देन NH3 अंदर में कितना Cl रहना पड़ेगा, 2, बाहर में कितना रहेगा, और एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अगर लेते हैं तो कितना, इसके एक मॉलिक्यूल से एक ही मिलेगा, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा। बट यहाँ पे एक ऐसे कंपाउंड दिया रहेगा तो खुद से एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि इसमें और इसमें किसको अंदर रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी 6 रखना है, करेक्ट, तो किसको अंदर रखेंगे, अमोनिया को अंदर रखने के बाद अगर कम होगा तो Cl का यूज करेंगे, अदरवाइज उसको बाहर रखेंगे, करेक्ट है, हो गया ना। इसको हटाया जाए, नाम नहीं भी याद रहता है, नाम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ये सब याद रहता है तो कोई बात नहीं है। इतना तो निकाल सकते हैं, मोस्टली तो क्वेश्चन याद आता है क्वेश्चन बैंक में, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, फ्री में मार्क्स है। प्राइमरी वैलेंसी में क्या एफर्ट है भाई आपका,
सर एफर्ट तो है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो इतना भी नहीं निकालिएगा तो मार्क्स 4 मार्क्स की बात है। यहाँ देखिए अभी जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन लिया था, ए फ्रीक्वेंट आता है भाई, क्वेश्चन रहेगा, हालांकि ऐसे रहने का चांस कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा दिखाया हुआ तो फ्री में ही मार्क्स है, करेक्ट। सबसे पहले तो इसका प्राइमरी वैलेंस बताइए कितना रहेगा 3, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है 3 क्लोरीन, उसमें से एक क्लोरीन क्या कर रहा है, दोनों टाइप ऑफ वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहेगा। फिर इसमें अगर ऑब्जेक्टिव जस्ट मैंने जो बोला था कि अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसपोर तक, एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसपोर का सिर्फ काम है वाटर का डिहाइड्रेशन का। क्या यहाँ पे वाटर डिहाइड्रेट होगा? क्या एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है? नहीं है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, ये लिखिए। और यहाँ पे AgNO3 करेंगे तो कितना AgCl, तो एक्चुअली यहाँ देखिएगा एक मिनट, कोबाल्ट क्लोराइड का 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया। एक तो है कि अमोनिया के साथ मिक्स किए तब मिला, तो सर अमोनिया के साथ मिक्स किए तो फिर वाटर को क्यों नहीं रखे? और कोबाल्ट क्लोराइड को वो अमोनिया के साथ मिक्स किए जबकि एक्वस इसका सॉल्यूशन था, इसका मतलब अमोनिया का डोनेटिंग पावर वाटर से ज़्यादा रहा होगा, तो वाटर को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। लेकिन अगर कोबाल्ट क्लोराइड और वाटर सिर्फ और इसमें कुछ और नहीं डाले हैं तो इसी के साथ फिर क्या करेगा, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो वाटर के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर फार्मूला इससे भी सीरीज ऑफ कंपाउंड मिला है तो सर ये बात पता कैसे चल रहा होगा कि कितना Cl अंदर इनिशियल स्टेज में। तो उस टाइम तक एक थ्योरी, जिस टाइम तक इस पे काम स्टार्ट हुआ है उस टाइम तक एक थ्योरी आ गया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आ गया था? और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांडा फैक्टर से मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम लोग वांडा फैक्टर निकाल सकते थे, वहाँ से गेस किया गया होगा कितना Cl बाहर रहेगा, कितना Cl। फॉर एग्जांपल इसमें अगर यहाँ लेके जाएंगे और 100% अगर इसका डिसोसिएशन मानते हैं तो वांडा फैक्टर 3 आएगा। इसका मतलब इसका जब डिजॉल्व किए होंगे तो एक्सपेक्टेड के रेस्पेक्ट में 3 टाइम ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया होगा, और वहाँ से पता चला होगा 3 पार्टिकल होना चाहिए। इसका मतलब 2 Cl बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तीनों का तीनों Cl अंदर रहेगा, बाहर रहेगा तो 4 टाइम ज़्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ से गेस किया गया है। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल पेपर का दोनों का इक्वल हो गया, मतलब तीनों Cl अंदर, करेक्ट, हाँ या ना? तो सर वाटर जो बाहर रहेगा तो पानी पानी में मिल जाएगा, उसको थोड़े कप पार्टिकल में काउंट किया जाएगा, करेक्ट। वो तो सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो गया ना, वो सॉल्वेंट पार्टिकल था, तो सॉल्वेंट को पार्टिकल, हम लोग तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स काउंट कर रहे हैं, करेक्ट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट, इज इट नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, करेक्ट है। बोलिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके जाएंगे, इसका एक मॉलिक्यूल से हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेटेड व्हेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, 1 जो इसके बाहर रहेगा। तो ऐसा एग्जांपल में दिया रहेगा, अब समझ में आ गया ना। इसका मतलब है कि जो सिर्फ अटैच रहेगा, तो सर ये यहाँ पे क्यों रहेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के साथ सिर्फ बॉन्ड बना के रह सकता है या ऐसे ड्यू टू हाइड्रेशन भी रह सकता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी तो हो सकता है, आयन डाइपोल
अट्रैक्शन। इज इट कंपल्सरी कि सारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ही रहेगा? फिटकरी में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होता है? एलम। उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? यस। तो पोटास एलम क्या फार्मूला है? K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, राइट। तो यहाँ पे 24 का 24 क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है या कुछ अट्रैक्टेड भी है? उसके साथ कुछ एसोसिएटेड है, करेक्ट। तो जो अब एक मिनट, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा रहेगा और अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किए हुए हैं तो उसको डिहाइड्रेट करेगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा उसको डिहाइड्रेट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल्स का डिहाइड्रेट लिखिए भाई, 1। और अगर AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं देन यस। इसका यहाँ देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मिक्स किया जाएगा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो कैसे मिक्स होगा क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब मुझे जहाँ तक अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो मैं ही दिखाया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, क्वेश्चन नंबर 15 या 16, जिसमें मैं बोला था 5 स्टार है, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताइए, इसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिहाइड्रेट करेगा? 2। और सिल्वर नाइट्रेट लीजिएगा तो 0, प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। लिख लीजिए। तो इस थ्योरी के लास्ट लाइन लिख लीजिए। बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी बन जाएगा। मेडिकल में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, आगे तो बन जाएगा ना। ओके, प्राइमरी में बहुत आसान है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, राइट। अब लिखिए लास्ट लाइन, वर्नर यूज सम एक्सपेरिमेंटल मेथड, वर्नर यूज्ड सम एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड आउट number of free ions and coordination number in many different complex, to find out number of free ions and coordination number in many different complexes. Such method involve depression in freezing point, elevation in boiling point, conductivity of solution, etc. एक लाइन का आंसर है वर्नर यूज सम एक्सपेरिमेंटल मेथड। वो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये बात किसके लिए किया गया है? फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस, करेक्ट। और नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, उससे पता चल जाएगा ना क्या कितना आयंस बाहर है कितना अंदर है। तो इसी को मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता रहा था, उसको लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, उस बर्नर के बाद एक और थ्योरी आया जिसका नाम था, पढ़िए, ये एन सही तो पढ़े, फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
ये है सिडविक रूल। तो देखिए स्टूडेंट, आज के डेट में ये थ्योरी फेल कर गया है, करेक्ट। बट हम लोग को इससे क्या मतलब है? हम लोग को मतलब है मार्क्स से। अगर किसी क्वेश्चन में आएगा व्हाट द इफेक्ट EAN वैल्यू, व्हाट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलेंगे? फेल कर गया। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन इनिशियल में अब इसमें हुआ क्या था, ध्यान से इसका थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। इनिशियल फेज में क्या हुआ था कि एक्चुअली बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता था, कुछ ना कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और ये बात कुछ कंपाउंड पे सेट भी कर जाता है। तो इनिशियल में देखा गया कि किसी कंपाउंड का जो सेकेंडरी वैलेंसी है, उस सेकेंडरी वैलेंसी में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड, और वन लिगेंड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को? 2। तो जितना भी मेटल को डोनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मिलाते हैं उस मेटल सेंट्रल मेटल के लिए, तो मोटा मोटी उसका नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एक मायने में परसेप्शन आ गया, ओके शायद मेटल सेकेंडरी वैलेंसी या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर बेटर स्टेबिलिटी, मतलब अपने से नेक्स्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होने के लिए बनाता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड कर रहे हैं। तो वो बहुत सारा मेटल पे सेट कर गया, बहुत कुछ उस टाइम के प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उस पर वैलिड था। बट फर्दर जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी किया गया तो कहीं पे वैलिड है, कहीं पे वैलिड नहीं है। कभी कभी ये बराबर हो रहा है, कभी कभी बराबर नहीं हो रहा है। बट इनिशियल में बहुत सारे कंपाउंड के साथ ये वैलिड हो गया था। तो लिखिए एक लाइन, on the basis of some limited number of complex compound available at that time, on the basis of some limited number of complex compound available at that time, on the basis of some limited number of complex compound available at that time, Sidgwick observed that just एक लाइन लिखवाना इसलिए लिखवा रहा हूँ, observed that some stable complex compound are formulated the following rule, comma, which is found to be incorrect when many more complexes have been prepared. When many more complexes have been prepared. इसका एक मिनट, इसका मतलब है कि ये रूल साइंटिफिक नहीं है, बट सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आने की वजह से हम लोग के लिए मोर साइंटिफिक हो गया, मतलब क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में IQ लेवल भी अप्लाई करना पड़ता है, नहीं देखते समटाइम्स आधा नॉलेज से एकदम 100% मार्क्स आ जाता है। अगर आप लकी हैं, थोड़ा भी मैं कभी होता है थोड़ा भी पढ़ के गए, चलते फिरते कभी कुछ पढ़ लिए, राइट, तो उस टाइम पे थोड़ा नॉलेज है और आपका वो दिन आपका है, तो जिसके लिए आप डैम श्योर हो वो ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो वो समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन तो पक्का हो जाता है। चलिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, बात मत कीजिए, इस पर क्वेश्चन दूंगा भाई। आज जो बात ज़्यादा करते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछूंगा आज। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलिए मैंने ऐसा क्यों किया? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल
उसमें से ऑक्सीजन स्टेट का माइनस किया, क्योंकि जितना ऑक्सीजन स्टेट रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। फिर वापस कितना मिला, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन, 2। इसको बॉक्स में कर लीजिए। समझ में आ गया है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको माइंड में रखकर, जैसे मैं आपको जगह पढ़ा था तो दिमाग में रख लेता है आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिस मेटल का के लिए सोच रहे हैं उसके आगे वाला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर को उस टाइम के लिए सोचा गया था, रीच करने के लिए बनाया गया था। करेक्ट है। क्योंकि उस टाइम पे वो जमाना था लुइस का, तो ऑक्टेट रूल और इनर्ट गैस का ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। करेक्ट। देखिए कभी कभी कोई एक जमाना चलता है तो हर चीज़ में वही चल रहा है, एक पैटर्न चलता है ना। जैसे अभी गुवाहाटी में कोचिंग का पैटर्न है, हर साल 2-4 कोचिंग आ रहा है। एक टाइम आएगा सब्स्टिट्यूशन पॉइंट तो उसके बाद बंद हो जाएगा, कुछ और चीज़ चलेगा। अभी ऑनलाइन का ज़माना है। देखते कितना मेरे पास डेली 5 कॉल आता है। आप मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिएगा तो अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं। हम कोशिश अकेले कर रहे हैं। मैं भी कुछ कभी कभी मन करता है बात करने का, तो ऐसे बात टाइम पास करना है तो कुछ बात कर लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कुछ बात करने से कभी उनको इस बात का तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, सेटिस्फेक्शन कि बात हुआ। कभी कभी तो रहता है ब्लंट नहीं, क्या तंग करते रहते हैं, तो ख़राब लगता है सामने वाले को। तो कभी कभी टाइम रहता है तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि यही बात मैं भी कर रहा हूँ, टेली कॉलिंग राइट। मैं भी तो यहाँ पे कॉल करते रहता हूँ। और सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है कि आप जाकर कहीं पे बहुत होप से गए हैं। देखिए कैसे सागर में से मोती निकालना होता है। गए यहाँ से 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर आए, और आप कहीं पे कुछ अपना लगाए हुए हैं। इसलिए ऐसा होता है भाई। और कोई आपसे मिलने भी नहीं आया। 500 लोगों को कॉल किए कि आप कम से कम आइए मुझसे मिलिए, अब मिलने भी नहीं आया। अच्छा अब देखिए, ये सुनकर आप सिंपैथी मत मेरे सब देखिएगा। मतलब एक्चुअली मैं ये सब देखा हूँ, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका काम है कोशिश करना। जैसे मेरे जो गुरुदेव हैं DK सिंह, वो जब आए थे ना US से, तो बहुत लोग बोले थे कि पटना में आप चलिएगा, यहाँ इतना कंपटीशन है, इतने लोग भरे पड़े हैं। और जिस इंसान के बारे में बोल रहे हैं वो सूर्य के सामने दिया जलाने जैसा था, दीपक जलाने जैसा। तो ठीक है, वो इंसान दो सोचिए कहाँ से कहाँ। जिस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ छोटा मोटा हस्ती नहीं, बहुत बड़े हस्ती हैं। इंडिया के सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक टीचर जो उस टाइम पे रहे हैं। 2 बच्चों से स्टार्ट किए, और 2 साल के अंदर भाई वहाँ तो एडमिशन नहीं मिलता था, पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ता था भीड़ कंट्रोल करने के लिए। तो जिसके पास नॉलेज का पास, हाँ वहाँ पे अब मेन है कि वहाँ पे ऑप्शन भी होना चाहिए। वहाँ पे 1 लाख बच्चा है यहीं का, यहाँ पे अगर 10,000 बच्चा भी तैयारी करने वाला हो गया IIT का, तो हम लोग बहुत बूम पे रहेंगे जितना हार्डवर्क करते हैं। बट क्या कीजिएगा, इसलिए उस टाइम पे काम करना होता है। अब वहाँ पे थोड़े जाकर बोलते रहेंगे देखिए मैं आपको इंडिया का बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, राइट। हाँ, जब बच्चे वहाँ से आएंगे तब मेरा भी ट्राई कोशिश क्या है, किसी तरीके से बाहर के बच्चों को जो आसाम में गांव में है टैलेंट छुपा हुआ, उसको लेकर आना है। चाहे पैसा कम करके ज़्यादा कर, जो भी है उसमें खुद तो बचने की कोशिश कर ही रहे हैं पैसा कमाने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बाहर से बच्चे टैलेंट, कभी गुवाहाटी आके घूम के तो जाए भाई, 1 महीना बाहर निकलने से एक्सपोजर मिलेगा, राइट। अदर फिर वहाँ पे वही रहेगा कि बोर्ड करते रह जाएंगे सब लोग, और फिजिक्स को बस हिस्ट्री बनाकर थ्योरी डेरिवेशन रखते रहिए। फैक्ट यही होता है। चलिए इसी बात पे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट कैसे काम चलेगा आप लोग का। इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 0 ना। तो 28 - 0 और +8 कितना। ये तो एग्जैक्टली जो सोच था, थीम था, उससे सेट कर गया। क्योंकि निकेल का जस्ट आगे वाला इनर्ट गैस का नाम क्या है, आर्गन है या क्रिप्टन है। आगे, हाँ निकेल का आगे, मोर एटॉमिक नंबर, हाँ क्रिप्टन 36
राइट। तो अपने से नेक्स्ट आगे वाला एटॉमिक नंबर, तो यह तो सेट कर गया, यहाँ से मोटिवेशन मिला होगा, ये सही चल रहा है। चलिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फर्स्ट, ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ये तो 1 सेकेंड का प्रॉब्लम है, राइट। 26 माइनस 2 और प्लस 12 कितना 36। ये भी मेन थीम के साथ मैच कर गया, ग्रीनहाउस गैस का थीम था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई? थर्टी फाइव। नहीं था कि यहाँ पे आकर थ्योरी थोड़ा फेल हो रहा होगा, राइट। क्या होगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? कितना होगा 35। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। अब यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो हम लोग के टाइम पे टेस्ट में मुझसे पूछा गया था, इन दोनों क्वेश्चन में मैं करेक्ट था बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस। आज जो जानते हैं वो थोड़ा देर के लिए, जो पहले एक बार पढ़े हुए हैं, अगर उनको आंसर मिल गया तो थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे। इन तीनों में अकॉर्डिंग टू ई, यहाँ लिखिएगा, इन तीनों में मोस्ट रेडली रिड्यूस्ड मोस्ट रिड्यूस मतलब सबसे फास्ट रिड्यूस होने वाला, राइट। इसका मतलब मोस्ट का मतलब एक ही आंसर देना है ना भाई। गेस तो नहीं चलेगा, कुछ लॉजिक के साथ आंसर दे पाएंगे, राइट। बोलिए। देखिए एक क्वेश्चन था EAN पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे।
इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 35। इसका कितना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? 36। इसका भी कितना है भाई? यस। और सबसे ज्यादा रिडक्शन होने का टेंडेंसी किसका रहेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो नहीं लगता है कि इसका 35 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? करेक्ट। 36 बनने के लिए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिडक्शन का टेंडेंसी किसका रहेगा? तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन था, समझ गए? तो इसका मोस्ट रेडली रिड्यूस कौन रहेगा? ये रहेगा। इसका मतलब इन तीनों में मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? जिसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज ज़्यादा करेगा। तो आउट ऑफ 3 मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? दिस वन, लिख लीजिए। तो समझ में आ गया कि एक क्वेश्चन किसके बेसिस पे था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। कुछ 1-2 लाइन लिख लीजिए इसके तारीफ में, किस पे था ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका एक क्यों हुआ वो भी लिख लीजिए एक लाइन में। यहाँ देखिए, एक कोबाल्ट है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे एन का वैल्यू बताना है, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? ट्राई कीजिए। कोवैलेंट ही है, एग्जैक्टली कोवैलेंट है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड होता है, ठीक है? आप आंसर सही लाकर गलत आंसर दे रहे हैं। दोनों इन मिलाकर बोल रहे हैं या एक एन? एक तरफ का दिस वन। मैं सॉल्यूशन आपका देख रहा हूँ। मिस्टेक आपका ये हो रहा है कि आप एन 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसका एक तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना। 1 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एन इक्वल टू, अब देखिए एक क्वेश्चन भी ई ए एन पे बेस्ड था। किस पे? कोबाल्ट। अरे पता नहीं कोवैलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बात कर रहा हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो ये दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27 ना? तो ए और बी के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पे आफ्टर बॉन्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट रहता है, इसका भी राइट रहता है। तो भाई अगर ये बॉन्ड बन गया तो अब एक कोबाल्ट के बाद आफ्टर दिस कोवैलेंट बॉन्ड कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 28 ना? 27 था, एक दिया और एक इसने दिया, 2 हो गया। तो अब एक एक्स्ट्रा इस पे राइट रहेगा तो 27 से 27 ही रहेगा आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, या 28 हो जाएगा? इस बात को समझ में आ गया? Cl और Cl आपस में बॉन्ड बनाता है तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके चारों तरफ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है।
आउटर मोस्ट में 8, बट ऐसे 18, 17 से कितना हो गया, आर्गन के जैसा, करेक्ट है ना। तो अब आप आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके पास हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट, 28। और इसको जाना कहाँ तक है, 36। तो कितना यहाँ पे लिगेंड लें कि 36 हो जाएगा, 4 लिगेंड लेंगे, क्योंकि 1 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2। तो एन का वैल्यू सुटेबल एन, जिससे मेरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल नजर आए, राइट। कितना लेने से स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 8 ऐड कर देते हैं, 1 ऑफ द क्वालिटी के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4, ठीक है ना। तो इवनिंग किस पे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन क्या है कि ऑन द स्पॉट, मतलब आप क्या कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, कुछ तो सोचेंगे, जैसे इन्होंने सोच रहा था। तो एक बार थोड़ा बहुत एक बार अगर पढ़े रहिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ सोच पाइएगा। तो इससे पहले क्वेश्चन भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे है, ये भी क्वेश्चन किस पे है, इफेक्टिव। सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया, चलिए। ये आपको समझ में आया कि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद कोबाल्ट के पास 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 36 तक जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, और 8। और 1 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितना लिगेंड होना चाहिए इसके साथ, 4। तो 4 होगा इसका वैल्यू, n इक्वल टू 4, करेक्ट है ना। बट ये दोनों थ्योरी ओल्ड थ्योरी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कौन कौन सा, बर्नर एंड इफेक्टिव एटॉमिक रूट, मतलब सिडविक थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या था भाई, लास्ट बेंच का लास्ट, मॉडर्न थ्योरी था VVT, MOT, CFT, करेक्ट, ये सब मॉडर्न थ्योरी है। अब VVT में क्या आप सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, VVT के अंदर ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट है ना। अब उसमें भी कुछ लूप होल है, जैसे VVT थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए मैं कुछ जनरल पॉइंट लिखवाया हूँ आपसे पढ़ाने से पहले, याद है आप लोग को, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, कौन सा, ओवरलैपिंग, वहाँ पे ही लिखवाया था। तो वहाँ पे VVT में ये भी लिखवाया था कि ओवरलैपिंग शुड ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन वैकेंट और वाइटल एंड फुलफिल और वाइटल, वैकेंट एंड, इसका एग्जैक्ट यहाँ पे यूज होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और किसी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ए डोनेट कर रहा है, इसके पास अगर, इसका मतलब है कि ए अगर इसको दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रखने का जगह इसको पास होना पड़ेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन रखने का जगह, तो इसका मतलब इसके पास बिल्कुल बॉक्स ऑर्बिटल वैकेंट होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, वैकेंट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कोई भी सेंट्रल मेटल अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये VVT का एकदम बिल्कुल प्राइम पॉइंट लिखवा देंगे। तो कोई भी सेंट्रल मेटल जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतना उसको वैकेंट बॉक्स प्रोवाइड करके देना पड़ेगा, वैकेंट और वाइटल, करेक्ट, समझ में आ रहा है। क्यों, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के टाइम पे एक कम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है कहीं से, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 2 रह सकता है, करेक्ट है ना। लिखिए, तो हम लोग मॉडर्न थ्योरी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे MOT नहीं पढ़ाऊंगा भाई, MOT तो पढ़ लिए ना केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। बट MOT का वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कहीं पे मुझे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे VVT एंड CFT, VVT एंड CFT, और VVT के अंदर हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का भी मोटा मोटी नॉलेज तो आपको होगा ही। किसका किसका नॉलेज है, SP, ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, SP का, SP2 का, और SP3 का, SP3D का, SP3D2 का, और SP3D3 का, इतना तो आप लोग को पता है। लिखिए,
लिखिए पहला पॉइंट, मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट और वाइटल्स, मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट और वाइटल्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉमा, these vacants or vitals fulfill और vital या vacant और vital, these vacant और vitals will be hybridized एक मिनट, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले जो वैकेंट और वाइटल रहेगा वो प्योर फॉर्म में ओवरलैप करेगा या हाइब्रिडाइज होगा? हाइब्रिडाइज होगा। दिस वैकेंट और वाइटल्स विल बी हाइब्रिडाइज। एक और पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ वैकेंट और वाइटल ऑफ सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ वैकेंट और वाइटल्स हाइब्रिडाइज्ड, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, प्राइम पॉइंट रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंट और वाइटल्स हाइब्रिडाइज्ड मस्ट बी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। करेक्ट है ना? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? लुईस एसिड। और जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस गैस। और यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। एक मिनट, तो यहाँ लिखेगा, ऐसा नहीं लगता कि जिसका लोन, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा? करेक्ट? और जनरली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहना बहुत बड़ी बात है, राइट? इसी द वजह कि अगर जिसको किसी को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके साथ वीकली एसोसिएटेड रहेगा या स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड रहेगा? स्ट्रॉन्गली, तभी तो उसको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। करेक्ट? कुछ वजह से बोल रहे होंगे, तो नहीं लगता है कि यहाँ, अब यहाँ पे तो जब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हो गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ सब लोग देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के लिए हम लोग दो फैक्टर देख सकते हैं। लिगेंड का जो फेसिंग एलिमेंट जिसके थ्रू डोनेट कर रहा है वो सेम पीरियड का है या सेम ग्रुप का है? अगर सेम पीरियड का रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्राइविंग फोर्स रहेगा, और सेम ग्रुप का रहेगा तो साइज फैक्टर। और उसमें भी देखेंगे, सपोज कीजिए कि अगर इस सेंट्रल मेटल का साइज अगर छोटा है और उस पर बहुत बड़ा साइज का लिगेंड अगर डाल दीजिएगा तो ये स्टेरिक फैक्टर्स को ब्रेक भी कर जाएगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। फॉर एग्जांपल, मेटल का साइज इतना छोटा है और इस पर 6 आयोडीन ले आइएगा तो लेवल है नहीं, तो वहाँ पे भी ये सब फैक्टर भी डिपेंड करेगा उसका डोनेटिंग पावर। करेक्ट? चलिए एक और पॉइंट लिखिए, देयर इज ऑल्सो फाउंड सम kind of back bonding, there is also found some kind of back bonding from metal to the ligand, from metal to the ligand to maintain the charge neutrality. There is also found some kind of back bonding to maintain, there is also found some kind of back bonding from metal to the ligand to maintain the charge neutrality, comma, the extent of this back bonding depends on the nature of the ligand. The extent of back bonding depends on nature of the ligand. Full stop. Mostly this type of back bonding is found in
मोस्टली दिस बैक बॉन्डिंग इज फाउंड इन मेटल कार्बोनाइल। मोस्टली दिस बैक बॉन्डिंग इज फाउंड इन मेटल कार्बोनाइल। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। यहाँ देखिए, और मोस्टली मेटल कार्बोनाइल के लिए ये बात मैं बोला हूँ स्पेशली यहाँ पे। ऐसे तो बैक बॉन्डिंग BF3 BCl3 BBr3 सब जगह पे होता है। मान लेते हैं यहाँ देखिए कोई एक मेटल है, यहाँ देखिएगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर है ना। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऐसे रहता है, तो किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? कार्बन के थ्रू। और कौन सा बॉन्ड बनाकर? सिग्मा बॉन्ड, राइट। मान लेते हैं आपने सिग्मा से किसी को दिया, अब पाई से ले लिया। बोलिए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दिए, अब पाई बॉन्ड के थ्रू ले लिए। तो इस तरह सर देने का नेचर थोड़ा कम रहा, लेने का नेचर ज़्यादा हो गया। भाई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहे हैं, अब पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहे हैं। एक कुछ ऐसा हो गया कि 50 दे रहे हैं, 500 ले रहे हैं, राइट। तो जनरली मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। और आप मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि VBT का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप स्ट्रॉन्ग ही मानिएगा, बट इन रियलिटी कार्बन मोनोऑक्साइड इन रियलिटी वीक लिगेंड है। इस फैक्टर की वजह से यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेटल कार्बोनाइल है और वो मेटल अगर न्यूट्रल फेज में है, किस फेज में है? लाइक NiCO4, लाइक NiCO4। इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, राइट। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो आपने बताया है कि इस पे पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव तो इस पे पॉजिटिव रहेगा, तो इस पे एक पॉजिटिव रहेगा, बट एक निगेटिव पहले से तो था। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0। तो ये इस टाइप का सिचुएशन किससे दिया भाई? अब ए बॉन्ड बनने के बाद इसके साथ कंजुगेशन में आ गया है ना, रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। क्या है? सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा, किससे दे रहा है, किससे ले रहा है? सिग्मा से डोनेट कर रहा है और पाई से एक्सेप्ट। तो इस टाइप का जो बैक बॉन्डिंग होता है, इस टाइप का जो बैक बॉन्डिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ठीक है। इसको लास्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा अभी। यहाँ जो इसके बीच में जो बॉन्डिंग हुआ है, क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा या पार्शियल डबल बॉन्ड? ये रिजॉइंटिंग स्ट्रक्चर हो गया ना। तो ये जो बैक बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, अभी के लिए बस ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। बाद में समझा दूंगा कि ऐसे मैं क्यों दिखा रहा हूँ। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली कोई लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा होगा, तो इसका डी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के साथ करता है, इसका डी के साथ किसके साथ? पी के साथ। तो इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? जो जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, राइट। इसको क्या बोल रहे हैं? बैक बॉन्डिंग। तो अभी के लिए जस्ट इसको एज ए डेमो रख लीजिए, बाद में इस पे लास्ट क्लास में इसी पे बात करूंगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग, इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? सिनर्जिक बॉन्ड। इतना तो याद रहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर है और पाई, ये बात लिख लीजिएगा। इसको हटाया जाए। एक और पॉइंट लिखिए,
द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल and shape of complex compound इसका एक एक पॉइंट मार्केबल है. द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्वॉल्व कैन बी डिसाइडेड. फिर से मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी डिसाइडेड if some characteristic property of complex compound are given, like magnetic nature, magnetic moment, ज्योमेट्री और आइसोमेरिज्म. अब एक मिनट, इसका मतलब ये एक्चुअली जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो ड्रॉबैक भी बन जाएगा वीवीटी का. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ यहाँ देखिए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर उसका कंप्लीट एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं. उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रहेगा, करेक्ट, और या वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट. उसके पीछे का वजह है कि यहाँ देखिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड है या कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, करेक्ट. लेकिन वीवीटी का आंसर देने के लिए अब मैं आपको रट्टा मरवा दूंगा कि हाँ इसको स्ट्रॉन्ग मानिए, राइट, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके. बट वो बात आया था आफ्टर सीएफटी थ्योरी के बाद कैटेगराइज किया गया था. जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड हुआ कि हाँ ये सब लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मानेंगे और इन सब लिगेंड को वीक मानेंगे. तो वीवीटी थ्योरी उससे पहले का था, सीएफटी रिसेंट थ्योरी, राइट. इसको तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंप्लीट एनालिसिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा. बट एग्जाम में ऐसा नहीं दिया रहेगा. एग्जाम में सिर्फ ऐसे रहेगा K4FeCN6, इसका ज्योमेट्री बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए. तो एग्जाम की तैयारी से पहले आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ. लेकिन इसमें एक्चुअली वीवीटी के अकॉर्डिंग आंसर देने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिया रहेगा. मतलब एक कंप्लीट अगर सही से पढ़ा जाए तो ठीक है. तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी दिया हुआ रह सकता है एनालिसिस करने के लिए? या तो मैग्नेटिक नेचर दिया रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नेटिक मोमेंट ही दे दिए 5 पॉइंट समथिंग, मतलब नंबर ऑफ अनपेड कितना 5, यहाँ से एक आइडिया लग सकता है. या ज्योमेट्री ही बता दिए तो ज्योमेट्री बताने से भी कुछ आइडिया लग सकता है, करेक्ट है. या डाइपोल मोमेंट ही बता दिए कि डाइपोल 0 है या 0 नहीं है, वहाँ से भी थोड़ा आइडिया लग सकता है. तब आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं, करेक्ट है ना. तो इसका मतलब है कि दिस इज द ड्रॉबैक. वीवीटी का अगर एक सब्जेक्टिव एग्जाम में ड्रॉबैक लिखना रहेगा तो इसको आप ड्रॉबैक में काउंट कर सकते हैं. फिर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वीवीटी में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ और देना पड़ता है. रीजन बिहाइंड इट, वीवीटी में हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड, ठीक है. एक इस थ्योरी में बताया गया सीएफटी में, ठीक है. चलिए, इट मीन्स कंक्लूजन, इट मीन्स along with coordination number, it means along with coordination number some other property must also be given. It means along with coordination number some other property must also be given to analyze coordination compound by using VBT, तो स्टूडेंट यहाँ से नेक्स्ट क्लास VBT नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का इतना ही रहने दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट क्लास आपका
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उसमें जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 सारा 1 by 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन आने का सब्जेक्ट बोर्ड में भी आज आंसर रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन VBT से ही आता है। ठीक है।